स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हम शायद रोज सोचते तो हैं, पर शायद थोड़े अलग ढंग से पैसा खर्च करना। आमतौर पर तो चर्चा होती है पैसा कमाने या बचाने की, है ना? हाँ, बिल्कुल। पर उसे सही ढंग से, मतलब समझदारी से खर्च करना, ये अपने आप में एक कला है। हाँ, ये बात सही है। और देखिए, हमारे पास मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी से जुड़े कुछ विचार हैं जो बताते हैं कि ये मामला सिर्फ बैंक स्टेटमेंट या बजट शीट का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत कुछ हमारे मन से, हमारी पुरानी यादों से, समाज में अपनी जगह बनाने की चाहत और हमारी अंदरूनी कश्मकश, इन सब से जुड़ा है। तो आज हमारी मंशा है कि पैसे खर्च करने के पीछे छिपे इस मनोविज्ञान को थोड़ा खुरे दें। अच्छा। ये कोई नुस्खों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर हमारे खर्च करने के फैसले सिर्फ जरूरत से तय होते हैं या कुछ और भी। जरूरतों के परे। हाँ, क्यों कभी एक छोटी सी खरीद भी ज्यादा खुशी दे जाती है और कभी बड़ी खरीदारी के बाद भी मन खाली सा लगता है। हाँ, ये होता है। चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, हाउसल का एक मुख्य विचार यही है कि पैसा एक शक्तिशाली औजार है। हाँ, एक टूल की तरह। बिल्कुल, एक टूल। ये जिंदगी को आसान, बेहतर और ज्यादा संभावनाओं से भरा बना सकता है। लेकिन इसे इस्तेमाल करने का हुनर सीखना इसे कमाने के हुनर से बिल्कुल अलग है। हाँ, ये सीखना ज्यादा मुश्किल लगता है कई बार। शायद ज्यादा मुश्किल भी। और देखिए, कोई एक रामबाण तरीका नहीं है जो सब पर लागू हो सके, क्योंकि सब अलग है। हाँ, हर इंसान की कहानी, उसकी जरूरतें, उसके सपने सब अलग हैं। तो इसी बात को पकड़ते हैं कि हम जैसा खर्च करते हैं वैसा क्यों करते हैं। हाउसल एक बहुत पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपके पास पूरी जानकारी हो तो हर तरह का व्यवहार, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, उसका कोई ना कोई मतलब जरूर निकलता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। ये खर्च के मामले में कैसे लागू होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि किसी के खर्च करने के पैटर्न को समझने के लिए उसके अतीत को, उसके अनुभवों को देखना जरूरी है। अच्छा। जैसे सोचिए उन बच्चों के बारे में जो शायद मुश्किल आर्थिक हालातों में पले बढ़े हों या असुरक्षित माहौल में। हो सकता है स्कूल में उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा इस बात पर हो कि कोई खतरा तो नहीं है आसपास, क्योंकि उनका दिमाग एक तरह के सर्वाइवल मोड में ढल गया है। मतलब वो वर्तमान पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, उन्हें भविष्य की चिंता से ज्यादा आज सुरक्षित महसूस करना जरूरी लगता है। अब इसे पैसे से जोड़ें। ठीक है। जिसने बचपन में तंगी देखी हो, वो शायद बड़ा होकर जरूरत से ज्यादा महंगी चीजों पर इसलिए खर्च करे ताकि वो खुद को और दुनिया को ये यकीन दिला सके कि वो उस दौर से बहुत आगे निकल आया है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ चीजें खरीदना नहीं, ये एक तरह से अपने अतीत पर जीत का ऐलान है। किताब में एक कहानी है उस पिता की जो अपनी बेटी को सबसे महंगे कॉलेज भेजना चाहता था। शायद इसलिए नहीं कि वो सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए कि वो उसके लिए अपनी सामाजिक और आर्थिक कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत था, एक सिंबल। और इसका उल्टा भी हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। कंजूसी वाला मामला। हाँ, वही। कोई इंसान जिसने हमेशा पैसे बचाए हों, पाई जोड़ी हो, उसके लिए रिटायरमेंट के बाद भी खुलकर खर्च करना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये देखा है मैंने। वो चाहकर भी शायद कंजूसी नहीं छोड़ पाता, क्योंकि पैसे बचाने वाला इंसान होना उसकी पहचान का इतना गहरा हिस्सा बन चुका है कि उसे छोड़ना अपनी पहचान छोड़ने जैसा लगता है। हाँ। वो पैसा होते हुए भी उसका सुख नहीं भोग पाता। बिल्कुल। एक और पहलू है जिसका जिक्र हाउसल करते हैं, हमारी नौकरी और हमारे खर्च का रिश्ता। अच्छा, वो कैसे? कई बार लोग अपनी नापसंद नौकरी के बोझ या तनाव को कम करने के लिए रिटेल थेरेपी का सहारा लेते हैं। शॉपिंग करके। हाँ, वो शायद वीकेंड पर ज्यादा खर्च करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ये सोच करके इतनी मेहनत करता हूँ, कम से कम कुछ तो खुशी मिले। एक तरह का मुआवजा। बिल्कुल, एक तरह का मुआवजा है जो वो खुद को दे रहे होते हैं उस नाखुशी के बदले जो उन्हें रोज झेलनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी और को बेहिसाब खर्च करते देखते हैं या बहुत ज्यादा कंजूसी करते देखते हैं तो सीधे सीधे उन्हें गलत ठहराने से पहले रुकना चाहिए। हाँ, जरूर। हो सकता है जो हमें फिजूल खर्ची लग रही हो वो उनके लिए किसी अंदरूनी घाव पे मरहम लगाने जैसा हो। बिल्कुल, उनकी कहानी जाने बिना जज करना शायद ठीक नहीं। सहानुभूति जरूरी है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होता है, क्या पैसा वाकई खुशी खरीद सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हाउसल का जवाब हाँ भी है और ना भी।
मतलब पैसा सीधे तौर पर खुशी का टिकट नहीं है, लेकिन ये उन चीजों को हासिल करने में मदद कर सकता है जो खुशी की बुनियाद हैं। खास तौर पर आजादी, इंडिपेंडेंस जिसे कहते हैं, और जिंदगी में एक मकसद, एक पर्पस का एहसास। इसे थोड़ा और खोलिए। मतलब पैसा खुशी नहीं देता, पर शायद खुशी के लिए माहौल बना सकता है। सही पकड़ा। हाँ, जैसे एक बड़ा घर खरीदने से शायद सीधे खुशी ना मिले, लेकिन अगर उस घर में आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा सुकून से, ज्यादा खुलकर वक्त बिता पाते हैं, तो असली खुशी उन रिश्तों और उन पलों से आ रही है। घर तो बस एक मंच है। बिल्कुल, घर तो बस एक मंच है, एक एनेबलर है। अच्छा। या मान लीजिए एक अच्छी गाड़ी, गाड़ी खुद में खुशी का पैमाना नहीं है, ठीक, लेकिन अगर वो आपको ये आजादी देती है कि आप जब चाहें बच्चों को घुमाने ले जा सकें या वीकेंड पर कहीं निकल सकें बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चिंता किए, हाँ, वो सुविधा, तो वो आजादी और वो अनुभव खुशी ला रहे हैं। पैसा उन अनुभवों और उस आजादी को खरीदना आसान बना देता है। पर यहाँ एक पेंच भी है ना, जिसे हाउसल संतोष या सेटिस्फैक्शन कहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। खुशी सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास कितना है, बल्कि इस पर भी कि आपकी चाहतें कितनी है। बिल्कुल। अगर आपकी उम्मीदें आपकी कमाई से ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं, तो आप कितना भी कमा लें, हमेशा कुछ कम ही लगेगा। सही? बिल्कुल, यही खुशी का विरोधाभास है। हाउसल कहते हैं द सैटिस्फैक्शन ट्रेडमिल। सैटिस्फैक्शन ट्रेडमिल मतलब हम एक ऐसी ट्रेडमिल पर भागते रहते हैं जहां मंजिल यानी पूरी तरह संतुष्ट होने का एहसास वो हमेशा आगे खिसकती जाती है। अच्छा। आज जो लग्जरी है, कल वो जरूरत बन जाती है और फिर हम अगली लग्जरी के पीछे भागने लगते हैं। इस दौड़ में असली खुशी वो पीछे छूट जाती है। किताब में लेखक अपनी दादी सास के जिक्र करते हैं। वो बहुत कम पेंशन पर गुजारा करती थी, शायद आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से गरीब मानी जाती, लेकिन लेखक उन्हें दुनिया के सबसे खुश इंसानों में गिनते हैं। वजह उनकी जरूरतें और चाहतें बहुत सीमित थीं। उन्हें अपने छोटे से बगीचे, लाइब्रेरी से लाई किताबों और परिवार के साथ से ही पूरी संतुष्टि मिलती थी। अच्छा। उनके पास जो था वही उनके लिए काफी था। इसे शायद हम मनोवैज्ञानिक दौलत कह सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा शब्द है, मनोवैज्ञानिक दौलत। ये बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। बिल्कुल। और यही असली दौलत है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे जालों की जिनमें हम अक्सर अनजाने में फंस जाते हैं। हाँ, ये जानना जरूरी है। एक बड़ा जाल है यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस का। यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस मतलब? यानी क्या हम कोई चीज इसलिए खरीद रहे हैं कि वो हमारे काम आएगी, यूटिलिटी, या इसलिए कि वो दूसरों की नजरों में हमारा रुतबा बढ़ाएगी, स्टेटस। ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें वो महंगी घड़ी या वो लग्जरी कार चाहिए। हाँ, लेकिन क्या हमें वाकई उसकी जरूरत है, या हम असल में उसके जरिए मिलने वाली तारीफ, इज्जत और दूसरों से बेहतर महसूस करने का एहसास खरीदना चाह रहे हैं? बिल्कुल। हाउसल एक उदाहरण देते हैं। हो सकता है एक टॉप एंड टोयोटा कैमरी उपयोगिता के मामले में, मतलब रोजमर्रा के इस्तेमाल में, एक एंट्री लेवल BMW से ज्यादा आरामदायक और भरोसेमंद हो। हाँ, हो सकता है। लेकिन समाज में BMW का स्टेटस सिंबल शायद ज्यादा बड़ा माना जाता है। तो सवाल यह है कि क्या आप अपनी ड्राइविंग की जरूरत पूरी कर रहे हैं या समाज में अपनी जगह बनाने की कोशिश? दोनों में कुछ गलत नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि आपकी असली मंशा क्या है और क्या वो स्टेटस सच में खुशी दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप स्टेटस के लिए खरीद रहे हैं तो क्या वो स्टेटस सच में आपको स्थायी खुशी दे रहा है? हाँ। अक्सर नहीं। और यहीं से जुड़ा है दूसरा जाल, जलन और तुलना। ये तो बहुत आम है। हम लगातार खुद को दूसरों से मापते रहते हैं। उसके पास वो कार है, मेरे पास क्यों नहीं? वो लोग हर साल विदेश घूमने जाते हैं, हम क्यों नहीं? हाँ, सोशल मीडिया ने इसे और बढ़ा दिया है। बिल्कुल। लेखक C.S. लुईस के इनर रिंग वाला विचार का हवाला देते हैं। हम सब में एक अंदरूनी इच्छा होती है कि हम किसी खास, ऊंचे समझे जाने वाले दायरे का हिस्सा बने। जैसे ही हम एक दायरे में पहुंचते हैं, हमारी नजर अगले और ज्यादा खास दायरे पर टिक जाती है। इस अंतहीन दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो है वो भी बेशकीमती है। वो शायद किसी और के लिए वो खास दायरा है। हाँ, बिल्कुल। तुलना करना दुख को न्योता देना है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे दिखेगा। ये एक ऐसा खेल है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। तीसरा बड़ा जाल है पैसे को या पैसे से जुड़ी किसी आदत को अपनी पहचान बना लेना। जैसे वो बचत करने वाला इंसान। हाँ, जैसे हमने पहले बात की थी बचत करने वाले इंसान की, जो रिटायरमेंट में भी डरता है खर्च करने से। या फिर इसका उल्टा क्या कोई अपनी अमीर होने की पहचान में इतना कैद हो जाए कि उसे हर हाल में वो रईसी दिखानी पड़े, भले अंदर से वो खोखला महसूस कर रहा हो। कुछ पीढ़ियों में ही उनकी दौलत और रुतबा
सब खत्म हो गया। क्यों? पैसा उनके लिए खुशी, सुरक्षा या मकसद लाने के बजाय झगड़ों, मुकदमों और बर्बादी का कारण बन गया। ये दिखाता है कि पैसा जब साधन न रहकर खुद मकसद बन जाता है या पहचान का आधार बन जाता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सब जाल है तो असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? हाँ, क्या करें फिर? हौसल के मुताबिक पैसे का सबसे बड़ा फायदा और असली दौलत है आजादी। आजादी। हाँ, फ्रीडम। अपने वक्त पर, अपने फैसलों पर, अपनी जिंदगी की दिशा पर कंट्रोल होना। ये चुन पाना कि आप क्या काम करना चाहते हैं, किसके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, कब छुट्टी लेना चाहते हैं। यस, ये बहुत शक्तिशाली विचार है ना? इसका मतलब है कि हर बचाया हुआ रुपया सिर्फ भविष्य की किसी बड़ी खरीद या रिटायरमेंट के लिए नहीं है। नहीं, वो आज इसी वक्त आपके लिए थोड़ी थोड़ी आजादी खरीद रहा है। बिल्कुल। ये वो आजादी है कि अगर बॉस बेवजह परेशान करे तो आप नौकरी छोड़ने का सोच सकें। हाँ, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो। हाँ, तो आप सिर्फ पैसे की चिंता में ना डूबे रहें। या ये कि आप बिना अपराध बोध के कभी कभी अपनी पसंद की छोटी मोटी चीजों पर खर्च कर सकें। बिल्कुल। हाउसल दो खिलाड़ियों की कहानी से इसे समझाते हैं। जॉन अर्शल, NFL के खिलाड़ी, जिन्होंने शायद अपने साथियों से कम कमाया लेकिन गणित में PhD करने के लिए अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया। उन्होंने पैसे से ज्यादा अपनी बौद्धिक रुचि और आजादी को चुना। और दूसरी तरफ एंटनी वॉकर, NBA स्टार, जिन्होंने $100 मिलियन से ज्यादा कमाए लेकिन गलत निवेश और बेहिसाब खर्चों के कारण दिवालिया हो गए, अपनी सारी आजादी खो बैठे। तो पैसा होना और पैसे से आजादी खरीदना, ये तो अलग बातें। बिल्कुल, बहुत अलग बातें हैं। तो हम अपने लिए सही रास्ता कैसे ढूंढें? कैसे पता करें कि कौन सा खर्च हमें सच्ची खुशी और आजादी देगा और कौन सा सिर्फ एक और जाल साबित होगा? देखिए, यहाँ हाउसल एक दिलचस्प तरीका सुझाते हैं जिसकी तुलना वो किताबें पढ़ने से करते हैं। किताबें पढ़ने से कैसे? वो कहते हैं कि अच्छी किताबें ढूंढने का एक तरीका है बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू करो। इसे वो वाइड फनल या चौड़ी कीप कहते हैं। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो। हाँ, लेकिन जैसे ही कोई किताब बोरिंग लगे या पसंद ना आए, उसे बिना किसी अफसोस के तुरंत छोड़ दो। ये है स्ट्रॉन्ग फिल्टर या मजबूत छन्नी। पूरी किताब खत्म करने का दबाव मत रखो। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो खर्च करने में ये कैसे लागू होगा? वैसे ही अपने बजट की सीमाओं में रहते हुए अलग अलग तरह की चीजों पर थोड़ा थोड़ा खर्च करके प्रयोग करें। जैसे कभी यात्रा पर, कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाने पर, कभी कोई स्किल सीखने वाले कोर्स पर, कभी किसी गैजेट पर, कभी दोस्तों के साथ किसी अनुभव पर। इसे एक तरह का खर्च करने का प्रयोग समझें। एक्सपेरिमेंट करें। और फिर ईमानदारी से खुद से पूछें, किस खर्च ने आपको वाकई खुशी दी? कौन सी चीज आपकी जिंदगी में लंबे समय तक कोई सकारात्मक बदलाव लाई? किस अनुभव को आप बार बार याद करते हैं? और कौन सा खर्च बस और कौन सा खर्च बस क्षणिक था या बाद में बेकार लगा? जो चीजें खुशी ना दें या जिनकी कीमत उनकी उपयोगिता से ज्यादा लगे, उन्हें बेरहमी से अपनी भविष्य की खर्च लिस्ट से काट दें। स्ट्रॉन्ग फिल्टर। इस तरह धीरे धीरे दूसरों की देखा देखी या विज्ञापनों के असर से बाहर निकलकर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या मायने रखता है। दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से। बिल्कुल। ये आत्मखोज की तरह है पैसे के जरिए। ये वाकई एक अलग नजरिया है खर्च को देखने का। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो लगता है कि पैसा खर्च करना हिसाब किताब से कहीं ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारे अतीत के सायों और भविष्य की उम्मीदों का आईना है। सच्ची दौलत शायद बैंक बैलेंस से ज्यादा संतोष, रिश्तों और अपनी जिंदगी पर अपने कंट्रोल यानी आजादी में छिपी है। बिल्कुल। और शायद सबसे अहम सीख ये है कि अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हाँ, किसी और की नकल नहीं। किसी और के खर्च करने के तरीके को कॉपी करना या उनसे अपनी तुलना करना, ये शायद ही कभी खुशी देगा। आपकी जरूरतें, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी परिस्थितियां आपकी अपनी हैं। उन्हीं के हिसाब से अपने फैसले लेना समझदारी है। और जाते जाते एक विचार आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। मॉर्गन हाउसल अपनी बात खत्म करते हुए लिखते हैं, आप जितने ज्यादा भाग्यशाली हैं, आपको उतना ही ज्यादा दयालु होना चाहिए। अच्छी बात है। हो सकता है ये भाग्य सिर्फ पैसों का ना हो, बल्कि अच्छी सेहत, अच्छे दोस्त, सीखने का मौका, कुछ भी हो सकता है। हाँ, किसी भी तरह की खुशकिस्मती। हाँ,
तो क्या ये मुमकिन है कि अपनी छोटी बड़ी खुशकिस्मती को पहचान कर और दूसरों के प्रति जिनके पास शायद वो नहीं है, थोड़ी ज़्यादा हमदर्दी और दया दिखाकर हम अंदर से ज़्यादा अमीर महसूस करें? बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे। हाँ, बैंक बैलेंस चाहे कुछ भी कहे, इस पर सोचिएगा ज़रूर।